बच्चों कल हमने कल इंट्रोडक्शन किया था सेल का, ठीक है। हम सेल क्या होता है हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे पढ़ते हैं सेल वॉल। देखिए यहाँ पे सेल वॉल, तो सेल वॉल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेल होता है, जैसे ये सेल है, ठीक है, तो सेल में सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो इसकी जो आउटर कवरिंग है सेल की उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स मतलब प्लांट्स को एक एक्स्ट्रा कहते हैं ना, एक्स्ट्रा भगवान ने एक्स्ट्रा उनको शक्ति दी है, ताकत दी है, जिसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है। तो प्लांट सेल्स में एक और आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सेल वॉल, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल प्लांट सेल्स में, ठीक है। ये जो सेल वॉल है प्लांट सेल्स में, जो ये सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की। कल आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की। तो वो किसकी बनी होती है? वो प्रोटीन्स एंड फैट्स या लिपिड्स की बनी हुई होती है। बट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कॉल्ड सेलुलोज। ये जो सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा काम, सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल एक टर्जिडिटी देती है, सेल को एक कहते हैं ना स्ट्रेंथ देती है, कि कुछ भी कितना भी, जैसे मैंने आपको बताया ओस्मोसिस होता है, ठीक है। तो अगर समझो ओस्मोसिस प्रोसेस से सेल के अंदर बाहर से अंदर वाटर आया, ठीक है, बाहर से अंदर वाटर आया और सेल स्वेल हुआ, ठीक है, सेल फूलने लगा, तो मतलब जो हमारी अगर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती सेल के बाहर तो शायद सेल बर्स्ट भी हो सकता था। पर जो ये सेल वॉल है ना, तो सेल वॉल पे जब ये प्रेशर डालता है अपना, ठीक है, जब ये स्वेलअप होता है सेल, जब सेल वॉल पे प्रेशर डालता है तो सेल वॉल उस प्रेशर को सहन कर जाता है, क्योंकि वो होता ही टर्जिडिटी या रिजिडिटी ऑफ द सेल के लिए है। वही उसको जो कहते हैं ना, वो एक उसको पक्का बनाता है, ठीक है, मतलब वो विथस्टैंड कर जाता है, उसका सारा प्रेशर सारा फोर्स सहन कर जाता है, ठीक है। और इसीलिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, ठीक है। हमने कल पढ़ा था कि भाई ओस्मोसिस होता है, ओस्मोसिस में वाटर अंदर भी लिया जाता है, वाटर बाहर भी दिया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सारा काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, परमिशन देती है अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो जब अगर जो अंदर का जो वाटर है जब वो बाहर जाता है, बाहर के एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होता है, तो उस टाइम अंदर के जो सारे सेल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे ये आपका ये प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, फिर वैक्यूल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस तो होगा ही, ठीक है, और क्या होता है? वैक्यूल हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, न्यूक्लियस हुआ, प्लास्टिड्स भी होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट सेल्स में। साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म तो होता ही होता है। तो ये जो होता है, तो क्योंकि यहाँ पे ये सेल वॉल है, देखो ये सारी सेल वॉल है, तो सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल ये जो मतलब ये समझो यहाँ से पानी बाहर ले लिया, साइटोप्लाज्म का पानी यहाँ से बाहर चला गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे? श्रिंक, ये सब हो जाएंगे श्रिंक, ठीक है, एकदम सिकुड़ जाएंगे, प्लांट के अंदर एकदम सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, एकदम ये लोग सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है। जब पानी कम हो जाता है प्लांट के अंदर तो क्या प्रोसेस होता है? प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। और पानी बढ़ जाता है तो प्लांट जो सेल होता है वो स्वेल हो जाता है। ऑस्मोसिस के कारण जब पानी बढ़ जाता है तो जो प्लांट सेल है वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और उसका फूलना सेल वॉल पे इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रेंथ फेंकता है, पर सेल वॉल वो सब सहन कर जाता है, ठीक है।
सो सेल वॉल आप देखो, सेल वॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट सेल में, और ये सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होता है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। सो हम सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये आपको लिखना भी है, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं, आपको वो लिखनी भी है, ठीक है। सो सेल वॉल, प्लांट सेल्स along with plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall। पहले तो सेल वॉल होता क्या है, तो सेल वॉल क्या है, एक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक और रिजिड आउटर कवरिंग है, बाहर की सख्त आउटर कवरिंग है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आई हुई, ठीक है। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बनी हुई है, ठीक है। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, क्या फंक्शन है सेल वॉल का? प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ठीक है। जो ये सेल वॉल है किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को। सेलुलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसकी वजह से स्ट्रेंथ मिलती है प्लांट सेल को, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। यू कैन कंसीडर इट फॉर एग्जाम। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, अच्छा लिविंग वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि डेड प्लांट सेल्स श्रिंक नहीं होते हैं, ना वो पानी लेते हैं देते हैं, ठीक है। सो लिविंग प्लांट सेल्स, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ओस्मोसिस, ओस्मोसिस प्रोसेस कल आपने समझा था कि पानी का आदान प्रदान, ठीक है, सराउंडिंग के साथ सेल का पानी का लेन देन, उसे ओस्मोसिस कहते हैं। So when a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell। तो वो जो जितने के अंदर कंटेंट्स होते हैं सारे श्रिंक हो जाते हैं, सारे एक साथ ऐसे आके चिपक जाते हैं और वो सेल वॉल से दूर हो जाते हैं, ठीक है। सेल वॉल ये रही और ये सारे अंदर ऐसे एकदम श्रिंक हो जाएंगे, और इस श्रिंक होने को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। मतलब ओस्मोसिस के कारण जब पानी चला जाता है सेल के बाहर, सेल वॉल के बाहर, तो जो सेल्स हैं वो सेल वॉल हैं, जो प्लांट सेल्स के सेल हैं वो सारे सेल वॉल से दूर पूरे से श्रिंक हो जाते हैं, उसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। और जब पानी वापस उनके पास बाहर से अंदर आता है वो हो जाते हैं स्वेल, फूल जाते हैं, पर वो फटता ही नहीं है सेल। इतना पानी का प्रेशर होने के बावजूद इतना प्रेशर डालता है वो सेल वॉल पे, पर वो फटता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज की, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेल वॉल एंड प्लाज्मोलिसिस, टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें 1 मार्क में आप ये सेलुलोज के बारे में कंसिडर कर सकते हो। ये 1 मार्क में आता है कि भाई सेलुलोज जो प्लांट सेल वॉल है किसकी बनी हुई है और उसका काम क्या है, ठीक है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है और इसका काम है स्ट्रेंथ देना प्लांट को, ठीक है। और फिर आपको आता है प्लाज्मोलिसिस क्या है, तो आप लिख सकते हो कि भाई जब ओस्मोसिस होता है, ओस्मोसिस के कारण सारे सेल्स खुद को श्रिंक कर लेते हैं, लिविंग प्लांट सेल श्रिंक कर लेते हैं और वो उस टाइम सेल वॉल से दूर होकर खुद को श्रिंक कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। सो 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड राइट नाउ। बच्चों अभी हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं आज का, दैट इज न्यूक्लियस। अभी तो हमने सेल समझना चालू ही किया है। हमने पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, ठीक है, फिर वो सारा हमने कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं वो पढ़ा, फिर हमने सेल वॉल पढ़ा। नाउ टू द थर्ड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये एक न्यूक्लियस है और ये जो देखो ये जो डबल मेम्ब्रेन है, दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जो कि सेंटर ऑफ सेल में पाया जाता है न्यूक्लियस। और ये अंदर जो है ये क्रोमोसोम्स हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो मटेरियल है ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और ये पोर है। पोर किस लिए होती है? ये पोर्स मतलब ये छोटे छोटे पोर्स इसलिए होते हैं कि न्यूक्लियस बाहर साइटोप्लाज्म में अपना मटेरियल एक्सचेंज कर सके, ठीक है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ देखो अगर ये सेल है
तो सेल के सेंटर में अगर ये न्यूक्लियस है तो ये आजू बाजू साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ जो क्रोमोसोम से इसका मटेरियल यहाँ से मतलब लेने ले जाने के लिए पोर्स है बीच में, ठीक है। तो न्यूक्लियस में दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दीज आर क्रोमोसोम्स, ये पोर्स है, ठीक है। सो इस तरह से ये एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मैंने फिगर बनाया है। अच्छा, अब न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस मदद करता है सारे फंक्शंस में, ठीक है, सारे सेल फंक्शंस में पूरी मदद करता है, ठीक है। न्यूक्लियस डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल, मतलब जो पूरे सेल्स हैं उनको एक डायरेक्शन देता है कि किस तरह से सेल को काम करना है, ठीक है। सो डायरेक्ट्स मतलब उनको हुक्म देना, ठीक है। न्यूक्लियस सबको समझाता है भाई तेरा काम ये है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, ठीक है। न्यूक्लियस सुप्रीम होता है, न्यूक्लियस सबसे ऊपर होता है पूरे सेल में, ठीक है। सो न्यूक्लियस डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मैंने अभी भी बात की थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल बाहर ले जाना है, ये पोर्स है, देखो बीच में पोर्स है, जिसकी वजह से जो मटेरियल्स हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं तो क्या, ठीक है, क्रोमोसोम्स क्यों, तो मैं आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताऊं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम्स के पास डीएनए के रूप में इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए तो आपको पता है ना, जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से जो अपने चिल्ड्रन में आता है, ठीक है, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो कहते हैं ना, सेम डीएनए होता है हमारा पेरेंट्स के साथ, तो किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियस की वजह से, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। तो एक कनेक्शन समझो, देखो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इंफॉर्मेशन कंटेन करता है डीएनए के फॉर्म में, और और डीएनए के फॉर्म में, डीएनए तो मैंने आपको बताया था हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, ये डीएनए होता है, ठीक है। तो ये जो अगर आप इसका एक पार्ट देखो तो दिस इज कॉल्ड अ जीन, ठीक है। तो ये जीन ट्रांसफर, मतलब ये जो आपको पता है जीन ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेल रिप्रोडक्शन, ठीक है, मतलब फ्रॉम पेरेंट टू द डॉटर सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई जो हमारा न्यूक्लियस है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सो द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स में क्या क्या होता है? डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। इवन रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भी न्यूक्लियस का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है। सेल्स के रिप्रोडक्शन में, चाहे वो मियोसिस हो, माइटोसिस हो, आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, मेरे ख्याल से 8th में ये शब्द कम से कम सुन के आए हो आप। तो जो सेलुलर रिप्रोडक्शन है न्यूक्लियस का, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए सिर्फ 4-5 पॉइंट्स हैं। क्या है न्यूक्लियस? पहले तो ये इसकी फिगर है, ठीक है, दिस इज द फिगर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, क्रोमोसोम्स होता है, पोर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। न्यूक्लियस सब लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल डायरेक्ट करता है, मतलब लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या क्या फंक्शन करने हैं सेल को, वो सब उसको डायरेक्शन देता है, भाई तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, न्यूक्लियस करता है वो, ठीक है। और न्यूक्लियस के पास एक डबल लेयर्ड कवरिंग है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जो मटेरियल ट्रांसफर में मदद करते हैं अंदर से बाहर, ठीक है। और बाहर क्या है? बाहर है साइटोप्लाज्म, आपको पता है ना, बाहर तो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इस तरह से साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था ना, विशियस लिक्विड, एक से एकदम गाढ़ा लिक्विड होता है, और उसमें सारे सेल ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेलीज लगे हुए होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारे सेल के जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करके सेल को जो सेल प्रोसेसेस करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए आपको पता है इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जीन फॉर्मेशन के लिए। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन।
सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी एक उसका अहम रोल होता है, मतलब लाइफ प्रोसेसेस, सब लाइफ प्रोसेसेस को करने में भी मदद करता है, और सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके पास क्रोमोसोम्स है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसके पास क्रोमोसोम होता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है, तो हेरिडिटी कैरेक्टर जरूर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट टू द बेबी जरूर जाते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट होता है? इन द न्यूक्लियस, ठीक है। सो न्यूक्लियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी इससे एक नया टॉपिक आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब आप सोचोगे कि मैम जस्ट जम्प्ड फ्रॉम न्यूक्लियस टू द प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, कनेक्शन क्या है, ठीक है। आप सोचोगे मैम न्यूक्लियस पढ़ा रही थी, मैम ने न्यूक्लियस की फिगर दिखाई, सो व्हाई शी जम्प्ड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। सो मैं अभी यहाँ पर आपको मतलब समझाती हूँ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, तो आपको पता लगेगा मैंने न्यूक्लियस के बाद सीधा ये क्यों पढ़ाया। देखो, अगर मैं प्रोकैरियोटिक शब्द को ब्रेक करूँ, ठीक है, प्रोकैरियोटिक शब्द को ब्रेक करूँ, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिन का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, वो सेल जिनके न्यूक्लियस प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव मतलब बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं, मतलब मैं एक डेवलप्ड न्यूक्लियस बोलूं तो दिस इज अ डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, परफेक्ट डेवलप्ड न्यूक्लियस। पर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होते हैं जिनके जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स जिनके न्यूक्लियस फेयरली डेवलप्ड नहीं होते हैं, अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, तो दोज आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब अच्छे से डेवलप नहीं। कैरियोट, कैरियो वर्ड का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है, कैरियो वर्ड का मतलब न्यूक्लियस। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जो वेल डेवलप नहीं है, मतलब सब कुछ नहीं है उसमें, जैसे एक परफेक्ट न्यूक्लियस होता है वैसा नहीं है वो। सो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब सेल्स विच आर, जैसे कि सर्टेन बैक्टीरिया, फंगाई, अमीबा, जैसे अमीबा मैंने कल एग्जांपल दिया था। सो अमीबा इज अ सिंगल सेल न्यूक्लियस, उसका वेल डेवलप सिंगल सेल है, उसका कोई वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सो इट डजंट हैव वेल डेवलप न्यूक्लियस, ठीक है। सो अपने जो सारे लाइफ प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं कर पाता होगा, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन D/B मींस डिफरेंस बिटवीन। सो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, पहला जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका साइज होता है 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक। अच्छा, अब ये याद रख लो, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। आप सोचो 1 मीटर 10⁻⁻6 मीटर मतलब 0.0000001 मीटर, ठीक है, कितने जीरो लगेंगे आप काउंट कर लो, 10⁻�6 है, ठीक है, तो मतलब कितने जीरोस लगेंगे, मतलब इतना छोटा होता है। तो प्रोकैरियोटिक, द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, जनरली वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, इवन आपको नेकेड आई से दिखे भी नहीं, आपको माइक्रोस्कोप से देखने पड़े, इतने छोटे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी साइज होती है 5 to 100 माइक्रोमीटर लार्ज, ठीक है, वो मतलब 5 to 100 माइक्रोमीटर लार्ज होते हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली ज्यादा ही 1 to 10 से, तो 5 to 100 जो माइक्रोमीटर है दैट इज अ लार्ज। अच्छा, न्यूक्लियर रीजन इनकी पुअरली डिफाइंड होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनकी जो न्यूक्लियर रीजन किसे कहा है, न्यूक्लियर रीजन इसको कहा है, ये न्यूक्लियस, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस सारी जगह को न्यूक्लियर रीजन कहा है। तो इसकी न्यूक्लियर रीजन पुअरली डेवलप, मतलब अच्छे से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। क्यों? रीजन क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज नोन एज न्यूक्लियोइड। मतलब क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट। न्यूक्लियस तो होता है पर न्यूक्लियस भी प्रिमिटिव होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और क्योंकि इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो उस न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। व्हाट्स द वर्ड? न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड मतलब वो न्यूक्लियर रीजन जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
सॉरी न्यूक्लियस पुअरली डेवलप्ड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, और देयर इज अ सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम होता है, ऑब्वियसली इतना पुअरली डेवलप्ड है। जो सिंगल क्रोमोसोम, इवन उसको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जब क्रोमोसोम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में नहीं होता है तो उसे क्रोमेटिन मटेरियल भी कहा जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट। अच्छा, सेल ऑर्गेनेलिस अभी आप आगे पढ़ोगे, जैसे आप पूरा सेल का अभी पढ़ रहे हो, पूरा सेल के बारे में कि सेल में सेल वॉल होती है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म होता है, 4 चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आप सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ोगे, आप देखोगे सेल ऑर्गेनेलिस की वजह से जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी हो पाता है। ठीक है, तो अब आप देखो, पर इसमें क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, इसका जो न्यूक्लियस तक वेल डेवलप नहीं है, तो इसीलिए और इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस भी नहीं होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस मैंने बताया, आप आगे पढ़ोगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह, तो उनके पास मेम्ब्रेन भी नहीं होती, मेम्ब्रेन और कवरिंग भी नहीं होती है इसके सेल ऑर्गेनेलिस के पास। एक तो बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिस होती भी नहीं है इनके पास, और जो होती है उनके पास मेम्ब्रेन भी वेल डेवलप नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट। ऑब्वियसली यूकैरियोट है, यू मतलब वेल डेवलप्ड, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। इसका अगर न्यूक्लियस ही वेल डेवलप्ड है, इसका न्यूक्लियर रीजन वेल डेवलप्ड है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसकी साइज भी इतनी अच्छी खासी है, इसके पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स हैं, तो ऑब्वियस रीजन है कि भाई इसके पास सेल ऑर्गेनेलिस भी होंगे और उसकी जो न्यूक्लियस है वो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, उसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग है, वो भी अच्छे से डेवलप्ड होगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अभी हम एक ड्रॉ अ लेबल्ड एंड नीट डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जस्ट राइट द हेडिंग, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक प्रोकैरियोटिक रैंडम सेल बनाया है मैंने। ठीक है, फिगर कुछ ऐसी बनी है मेरी। ठीक है, सो इसमें फिगर में देखो 2 लेयर्स हैं, बाहर 2 कवरिंग्स हैं, अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर है सेल वॉल। अभी हमारी बात हुई थी, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास 2 मेम्ब्रेन होती हैं, तो मैंने जो फिगर बनाई उसमें भी मैंने 2 मेम्ब्रेन बनाई है। ठीक है, और यहाँ देखो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड मतलब ऐसे न्यूक्लियस होता तो ऐसा बनाती, पर क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव सेल है, मैं किसका डायग्राम बना रही हूँ? प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, मैं प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना रही हूँ, तो मेरा जो न्यूक्लियोइड है वो देखो अच्छे से डेवलप नहीं है। ठीक है, और यहाँ ये अलग अलग मेरे पास जो है, ये जो मैंने बनाया है ऐसी सेल ऑर्गेनेलिस हैं, ऐसे मतलब अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिस हैं जो वेल डेवलप नहीं है, जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, और यहाँ एक राइबोसोम है। ठीक है, आगे आप फंक्शन पढ़ोगे, राइबोसोम क्या काम आता है। ठीक है, अभी आप सब पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, सो हियर इट एंड्स अवर प्रोकैरियोटिक सेल। सो वी जस्ट सीन 3 टॉपिक्स। न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे अगर मैं आपको बोलूं न्यूक्लियस की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल, लाइफ प्रोसेस करने में मदद करता है। तीसरा, ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। ठीक है, सो ये 2-3 पॉइंट्स है जो न्यूक्लियस को इतना इंपॉर्टेंट बनाती हैं। फिर कोई बोले न्यूक्लियस की फिगर ड्रॉ करो, सो व्हाट यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस फिगर। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, देखिए इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज क्रोमोसोम, कोर। ठीक है, और ये बाहर मैंने साइटोप्लाज्म बनाया है। साइटोप्लाज्म खैर बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको समझा रही थी, दैट्स व्हाई ये मुझे नहीं बनाना था। ठीक है, अच्छा, और ये मैंने छोटा सा क्रोमोसोम के बारे में लिखा है कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम के बाद सारी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के फॉर्म में, देन जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसे जीन कहते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, यहाँ मैंने आपको वर्ड ब्रेक करके बताया है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है दैट सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, साइज इतनी होती है, न्यूक्लियर पोली डेवलप्ड होता है, इसमें न्यूक्लियोइड कहते हैं, सिंगल क्रोमोसोम होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती हैं। ठीक है, एंड यूकैरियोटिक में साइज 5 to 100 होता है। इसके बाद न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मोर देन 1 क्रोमोसोम, और सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं।
एंड फाइनली नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है बैक्टीरिया, ठीक है। कोई बोले प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया, मैनी, फंगाई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो हियर इट इज द टॉपिक। बच्चों अभी देखें साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं हम। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फिर से देखो, हमने सेल सीखा था, ठीक है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। तो सेल में यहाँ इस तरह से एक फ्लूइड, एकदम फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज एकदम पड़े हुए होते हैं। सो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ठीक है, मैंने पहले भी आपसे ये बात की थी, वैक्यूल्स हुए, राइबोसोम्स हुए, प्लास्टिड्स हुए, ठीक है। सो ये सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज इसमें एम्बेडेड होते हैं, तो किसमें एम्बेडेड होते हैं, साइटोप्लाज्म में। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड मींस एकदम कहते हैं ना विशियस, मतलब एकदम घाटा लिक्विड, ठीक है। सो फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड कंटेंट होता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म की कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे तो आप क्या कहोगे, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, देखो सेल ऑर्गेनेलीज बहुत सारे होते हैं। अच्छा, सेल ऑर्गेनेलीज चाहिए क्यों, देखो जैसे हमारे जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, फंगाई है। आपने अमीबा में देखा, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कल आपने पढ़ा कि कैसे वो फूड लेता है, उसमें फूड लेने का प्रोसेस आपने देखा क्या था। उसके पास एक फीट था, सूडोपोडिया था, उसने अपने फीट को अलोंग कर दिया, मतलब फीट को अलोंग करके उसने खाना एनगल्फ कर लिया और इस तरह से उसने न्यूट्रिशन ले लिया, ठीक है। सो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा ऑर्गन्स नहीं चाहिए होते हैं, या ऑर्गन्स नहीं बोलेंगे, उनको बहुत ज्यादा ऐसे डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स नहीं चाहिए होते जिनसे वो उनके बहुत ज्यादा लाइफ प्रोसेसेस भी नहीं होते हैं। और उसके सामने जैसे हम हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, हमारे में तो कितने सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो बहुत सारे, और हमारे ऑर्गन्स भी कितने सारे होते हैं, ठीक है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसको उसको है ना, जो कॉम्प्लिकेटेड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो फंक्शंस ही इतने सारे होते हैं, उसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस इतने सारे होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इतना सारा लाइफ प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड क्यों होते हैं, ताकि वो एक दूसरे से अलग रहे, एक दूसरे को अड़े नहीं। हर किसी को मेम्ब्रेन बाउंड की होती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग, हर किसी की कवरिंग होती है कि दूसरे में जाके वो उसको मतलब उसमें ना घुस जाए, वैसा कुछ समझ लो। तो मतलब ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज क्यों होते हैं, ताकि जो हमारे जो लाइफ प्रोसेस है वो उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। सो सेल ऑर्गेनेलीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो कुछ सेल ऑर्गेनेलीज जो आप अभी पढ़ोगे, ठीक है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ोगे, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है। इवन वैक्यूल्स वगैरह भी पढ़ोगे, वैक्यूल्स पढ़ोगे, राइबोसोम्स भी पढ़ोगे, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। इनफैक्ट मैंने आपको कुछ टाइम पहले आपसे फिगर भी ड्रॉ करवाई थी, प्लांट सेल, एनिमल सेल। जब आपने ड्रॉ किया होगा, आपने ये सारे नाम मेरे ख्याल से पहले देखे हैं, ठीक है। आपके लिए अब न्यू नहीं है ये सारे नाम, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज क्या क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये सारे जो सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सब दिखने में अलग अलग होते हैं और सबके फंक्शंस भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इनके फंक्शंस क्यों होते हैं, ताकि हमारा जो बॉडी है स्मूथली जो अपने लाइफ प्रोसेसेस है परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो सेल ऑर्गेनेलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल्स में भी इंपॉर्टेंट है, मल्टी सेलुलर प्लांट सेल्स में,
एनिमल सेल्स में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में अलग क्यों बोल रही हूँ, ऑब्वियसली वो अलग ही होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स होते हैं दे आर नॉन मूविंग, वो एक ही जगह होते हैं। एनिमल सेल्स आर मूविंग, ठीक है। सो थोड़े से तो डिफरेंस होंगे ना, कई ऐसी चीजें होंगी जो प्लांट सेल में होंगी, एनिमल सेल में नहीं होंगी, ठीक है। सो ऐसा भी आप पढ़ोगे, ठीक है। सो आप पहले तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है क्या नहीं है, कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं नहीं है, और उसके बाद एक एक सेल ऑर्गेनेलीज का उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, देन यू विल रीड दैट पार्ट। बच्चों मैंने अभी सेल ऑर्गेनेलीज की बात की, अब हम प्रॉपरली देख लेते हैं सेल ऑर्गेनेलीज कैसे होते हैं। तो देखो यहाँ मैंने इस साइड बनाया है आपका एनिमल सेल ड्रॉ किया है, और इस साइड मैंने प्लांट सेल ड्रॉ किया है, ठीक है। सो एनिमल सेल में आप देखें, ये मेरा एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में आपने क्या पढ़ा था, एनिमल सेल में आपने पढ़ा था कि सिर्फ उसके पास एक ही आउटर कवरिंग होती है, जिसको कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। 3 नाम है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल लो। तो देखो उसके पास एक ही कवरिंग होती है, दैट इज ये देखो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, ये देखो मैंने ब्लू में लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्रीन में हाईलाइट किया है। सो जो बाहर वाली आउटर कवरिंग है मैंने उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया है। एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसे मैंने देखो न्यूक्लियस नाम दिया है, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो इसकी आउटर कवरिंग है, ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, इसको मैंने न्यूक्लियर एनवेलप लिखा है, ठीक है। सो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज माय न्यूक्लियस, और ये है इसका न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद आप देखें, इसके बाद हम अभी सेल ऑर्गेनेलीज के लिए, ये तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो होती ही हैं एक सेल में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो सेल में होती ही होती है, दैट इज साइटोप्लाज्म। ये जो घाटा घाटा लिक्विड है, ठीक है, ये सारा लिक्विड है, दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये मेरा साइटोप्लाज्म हुआ। तो सेल में जो मेन 3-4 चीजें होती हैं, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, और उसके बाद साइटोप्लाज्म। ये चीजें तो होती ही होती हैं, कोई भी सेल हो, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी वेल डेवलप सेल हो, ये चीजें होती हैं, ठीक है। हम वेल डेवलप सेल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम इसका एक एक सेल ऑर्गेनेली देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली में ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, दिस इज माय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये एनर्जी फॉर्मेशन में काम आता है, एटीपी फॉर्मेशन में काम आता है, और इसकी वजह से एनर्जी मिलती है ऑर्गेनिज्म को एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का प्रोटीन होता है, ठीक है। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बाद ये देखो राइबोसोम्स हैं, दीज आर राइबोसोम्स, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। देखो छोटा सा सर्कल है, दिस इज राइबोसोम्स, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। दिस इज लाइसोसोम, ठीक है, इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है, ये एनगल्फ करता है जो अगर मतलब जो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के, उन्हें एनगल्फ करता है। और फिर लास्ट में अगर फिर सेल अगर इनएक्टिव हो जाता है, वो खुद को ही खत्म कर देता है, सेल ही पूरा ब्लास्ट कर देता है, बर्स्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें, ये है गोल्जी अपैरेटस, ये देखिए ये गोल्जी अपैरेटस है सारा, ठीक है, ये गोल्जी अपैरेटस है। देखो इस तरह से है, मैंने ये 3 बनाए हैं, दिस इज गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस एक मूवर और पैकर का काम करता है, मतलब प्रोटीन्स और ये सब चीजें आगे पहुंचाने में मदद करता है, ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ठीक है। और इसके बाद ये है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है, ये देखो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। यहाँ देखो प्लांट सेल में कहीं पे भी सेंट्रियोल नहीं है, प्लांट सेल में कहीं पे भी सेंट्रियोल नहीं है, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल है, ठीक है। और उसके बाद देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से बनाया है, और इनके ऊपर देखो डॉट डॉट बनाए हैं, और इसलिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम शायद मैंने मेंशन नहीं किया है,
तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। रफ एंडोप्लाज्मिक होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये मैन्युफैक्चरर का काम करता है सेल में, और मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन वगैरह, ठीक है, जो आगे काम आए, ठीक है। सो इस तरह से ये आपने एनिमल सेल देखा। देखो एनिमल सेल में फिर से क्या देखा आपने, एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी, ठीक है। फिर आपने न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियर एनवलप देखा, इसके बाद आपने साइटोप्लाज्म देखा, ठीक है। इसके बाद आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, लाइसोसोम जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें एंगल्फ कर जाते हैं, सुसाइडल बैग कहा जाता है बॉडी का, वो सेल का, सॉरी। दीज आर गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, दे आर द ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, एनिमल सेल में। सेंट्रियोल आपको प्लांट सेल में नहीं दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ठीक है। ये मैंने एक और माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, ठीक है। सो इस तरह से ये सब आपके ये सारा आपका हुआ एनिमल सेल, ठीक है। सो नाउ जस्ट मूविंग अहेड विद दिस प्लांट सेल, ठीक है। ये प्लांट सेल है आपका। प्लांट सेल में देखें ये वैक्यूल है, वैक्यूल देखो कितना बड़ा है। इवन एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल होता है, यहाँ एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स होते हैं, मैं वैक्यूल मिस कर गई। एनिमल सेल्स में भी इवन वैक्यूल होते हैं, छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, और प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। इवन इनफैक्ट आप देखो सेंटर पे जहाँ न्यूक्लियस होना चाहिए उसकी जगह इतना बड़ा वैक्यूल है प्लांट में। तो जो वैक्यूल है वो स्टोरेज करने के लिए काम आता है, बहुत जो जितना मतलब एक स्टोर हाउस होता है प्लांट का, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजें वो स्टोर करता है। सो वैक्यूल इज यूज्ड इन द स्टोरेज, ठीक है, इसलिए इतना बड़ा होता है। तो इसकी वजह से क्योंकि सेंटर पोजीशन वैक्यूल ने ले ली है तो साइड पोजीशन पे आ जाता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस सेंटर पे होता है एनिमल सेल में, वही न्यूक्लियस प्लांट सेल में देखो साइड में आ गया। क्यों? क्योंकि सेंटर पे इतना बड़ा वैक्यूल है। तो देखो यहाँ पे देखो वैक्यूल छोटा सा है, यहाँ देखो एनिमल सेल में छोटा सा है, और यहाँ वैक्यूल बड़ा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ देखो मैं अगर स्टार्टिंग से बाहर से स्टार्ट लेते हैं तो सबसे बाहर वाली कवरिंग इसकी है सेल वॉल, ठीक है, सबसे बाहर वाली कवरिंग सेल वॉल है। और यहाँ एडजेसेंट मतलब इस तरह से एडजेसेंट साइड में, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट सेल वॉल। सेल वॉल एक ही बात है, अगर आप एक ही मतलब सेल वॉल ही लिखते हो तो भी चलेगा। और इसके अंदर जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब एनिमल सेल सॉरी प्लांट सेल में दो आउटर कवरिंग होती है सेल के पास, एक पहले अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर होती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल बनी होती है प्रोटीन्स और फैट्स की, और जो अंदर ये होती है जो हमारी सेल वॉल जो बाहर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, कॉम्प्लेक्स है जो टर्जिडिटी देती है सेल को, और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और फैट्स की बनी हुई होती है। अच्छा, और क्या दिख रहा है आपको इसमें? देखो न्यूक्लियस फिर से दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है। न्यूक्लियर की कवरिंग को न्यूक्लियर एनवलप लिख सकते, जो जो दिख रहा है वो लिख दो न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे भी गोल्जी अपैरेटस है, यहाँ पे भी देखो लाइसोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं था, यहाँ है। क्लोरोप्लास्ट किसमें काम आता है? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद करता है। आप इवन आपके जो लोअर स्टैंडर्ड्स हैं उसमें पढ़ के आए हो कि क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वर्ड से प्लास्टिड्स आया, क्लोरोप्लास्ट वर्ड से प्लास्टिड्स आया। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का ही एक पार्ट है। जब हम डिटेल में ये सारे सेल ऑर्गेनेलिज अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ प्लांट सेल और एनिमल सेल ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं ब्रीफ में, पर हम एक एक सेल ऑर्गेनेलिज जब डिटेल में पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, सो वी विल गो फर्दर, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखो, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके पास नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और यहाँ देखो मोस्टली यहाँ देखो सेंट्रियोल नहीं है, यहाँ सेंट्रियोल है, ठीक है। एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल है और इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और बाकी सब मोस्टली सेम है। इसके पास बड़ा वैक्यूल है, इसके पास छोटा वैक्यूल है, इसका न्यूक्लियस सेंटर में, इसका न्यूक्लियस साइड में है, ठीक है। तो इस तरह से दिस आर द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। और ये आपको बनाना है, ठीक है। आज मैंने जितना भी पूरा बोर्ड पे लिखा है, आपको एक एक चीज मैंने स्टार्टिंग से एंड तक जितना भी लिखा है, यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स,
ट्राई करना सब याद ही कर लो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो अभी ये डिफरेंस बिटवीन देख लो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। राइट द हेडिंग डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो मैंने एनिमल सेल के नीचे एनिमल सेल के लिखे हैं। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस, एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, और यहाँ प्लांट सेल्स देखिए, प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल, ठीक है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है और इनके पास होती है, ठीक है। इसके बाद दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उनको कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है। एनिमल सेल के पास वो डाइजेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो ये दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट बिकॉज इनको फोटोसिंथेसिस करना होता है, ठीक है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन देम, ठीक है। इनके पास सेंट्रियोल होता है, ठीक है। सेंट्रियोल का फंक्शन हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, और इनके पास दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इनके वैक्यूल स्मॉल होते हैं, इनको इतना स्टोरेज नहीं चाहिए होता, वैक्यूल स्मॉल होते हैं। एंड हियर वैक्यूल्स आर लार्ज एंड प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, एकदम सेंटर पे पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में वैक्यूल। लास्ट इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, और हियर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। सो दिस वाज योर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल एंड तो ये सब आपको करना है। पहले क्या क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, तो उसमें ये ड्रॉ करेंगे। फिर ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, इसमें आप ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। सो और आज हमने मतलब जो अभी आज हमने बेसिक चीजें पढ़ी, एक सेल में जो बेसिक चीजें होती हैं हमने पढ़ा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा, ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये जो आपने पढ़ा, ये सारे स्ट्रक्चर पढ़े हो, ये यूकैरियोटिक के हैं। मल्टीसेलुलर आपके, मेरे, एनिमल्स के, डेवलप्ड प्लांट्स के, ये सारे जो भी ये जो सेल के अंदर ये सब पाया जाता है, ये हम सब में पाया जाता है, ठीक है। वी आर डेवलप्ड स्पीशीज। तो आप अभी कल आप एक एक का फंक्शन आप डिटेल में पढ़ोगे, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ऑब्वियसली। भाई आप पढ़ोगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब आप डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, दैट इज सेल डिवीजन। आप सेल डिवीजन पढ़ोगे कि सेल डिवीजन किस तरह से बॉडी में होता है, कितने टाइप का होता है। सो मे बी अभी हमारे मतलब आप देखेंगे इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स रहे। एक तो हमें ये सारे जितने भी ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको डिटेल में पढ़ना है, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल ऑर्गेनेलीज को डिटेल में पढ़ना, उनके फंक्शन पढ़ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर अ लवर ऑफ बायोलॉजी। इफ इन फ्यूचर अगर आप अपना फ्यूचर बायोलॉजी में देख रहे हैं, सो दिस टॉपिक इज फॉर यू, ठीक है। अगर आप बहुत साइंस के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत पसंद है आपको, अगर आप फ्यूचर में बायो में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, सो प्लीज आप ये बहुत ध्यान से करिएगा। इवन अगर आप नहीं हैं बायो के, मतलब आपको बायो पसंद नहीं है, तो भी आपको 10th तक तो झेलनी पड़ेगी, ठीक है। 11th में आपको ऑप्शन मिलेगा कि मैथ्स लो की बायो लो। सो टिल देन आपको भले अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती है, यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स, लेबलिंग याद करनी है, यू हैव टू डू एवरीथिंग, ठीक है। अच्छे से देखें एंड यू हैव टू ड्रॉ एवरीथिंग। क्या करेंगे, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, राइट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीट अवर टुडेज सेशन। आप मेरे को एक एक चीज बिल्कुल परफेक्टली यू हैव टू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।